हेलो एवरीवन। वेलकम टू इंडियन इनसाइड विद जुनैद। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। और आज का जो वीडियो है वो रेड फाइल की सीरीज का हिस्सा है। आप सबको पता है कि रेड फाइल जो मेरी सीरीज है वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेटिव सीरीज है, और जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है। और आप चाहो तो इसमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। फिलहाल आपको ये क्यूआर कोड दिख रहा है, इसके थ्रू भी आप कंट्रीब्यूट करना चाहो तो कर सकते हो। इसके अलावा जो मेरा जो चैनल है उसके होम पेज पे भी आपको ये एक लिंक मिलेगा, इसके थ्रू भी आप हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो अगर हम शुरुआत करें कि आज का इशू हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, कि जैसा आप सबको पता है कि अननोन गनमैन का एक प्रकरण चल रहा है, जिसमें भारत विरोधी जो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ क्राइम्स किए हैं, वो एक एक करके कोई उन्हें मार के चला जा रहा है। तो हम इस अंत की शुरुआत से शुरू करेंगे। तो अंतिम अंत की शुरुआत अगर करने जाए तो मैंने पहले भी बोला था कि ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मेरी जानकारी के हिसाब से ये 3 फेजेस हैं इसके। और अगर फर्स्ट फेज जो आज हम डिस्कस करने वाले, और इसमें भी हम सिर्फ कराची सेंट्रिक रहेंगे। तो इससे पहले शुरुआत करते हैं कि कराची की प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है। तो जैसे आप सबको पता है कि जो मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड है, जिसमें दाऊद इब्राहिम प्रोमिनेंटली लीड करते थे आज के ज़माने में। लेकिन किसी ज़माने में हाजी जो सुल्तान जो था वो वरदराजन मुंगियार, और उसके अलावा तीसरा जो था करीम लाला, ये तीनों मुंबई को रन करते थे। फिर बाद में ये दाऊद इमर्ज हुआ, उसी के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स इमर्ज हो गए। उसी टाइम फ्रेम में जो पठान गैंग थी करीम लाला की, वो मुंबई में काफ़ी सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गई। और पठान गैंग के जो लड़के थे आए दिन लड़कियों का रेप कर देते थे, छेड़खानी की घटनाएं करते थे, बिजनेसमैन को लूटते थे, तंग करते थे। तो इसलिए पठान गैंग को ठीक करना पुलिस वालों की मजबूरी हो गई। तो उसी वजह से मुंबई पुलिस ने एक ऑफिसर जब एक बार वो जीप से अपने जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ पठान गैंग के लोगों को एक पतला सा लंबा सा लड़का अकेले मार रहा है। तो उनको उन्होंने जिप्सी में बैठाई, और जब वापस थाने ले जा रहे थे तो उन्हें शोले मूवी का वो सीन याद आ रहा था, जिसमें जय वीरू की दो जोड़ी, जिसे शुरू में पुलिस वालों का भेष धारण करके वो गए, और शुरू में तो बेवकूफ़ बनाया, बाद में उन्होंने गब्बर सिंह का काम खत्म किया। तो वहां से उन्हें एक आइडिया आया कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या। तो तय हुआ कि मुंबई को साफ करना है। तो उसके लिए सरकारी गुंडा, एज ए सरकारी गुंडा दाऊद को हायर किया गया। दाऊद ने अपने काम को एफिशिएंटली किया उस टाइम फ्रेम के आसपास, और मुंबई साफ करके दी। फिर उसे भेजा गया दुबई की, दुबई चला जाए, क्योंकि दुबई से उस वक्त भारत में बहुत सारे क्राइम्स हो रहे थे। उस जमाने में भारत में स्मगल गुड्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, क्योंकि भारत में ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का दौर नहीं चल रहा था। जो भी हमने अपनी जो मंडी है वो पूरी दुनिया के लिए खोली नहीं थी। हमारे यहाँ जो लोकली बनता था वही बिकता था। ठीक है। तो वो एक प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से स्मगल गुड्स आते थे, और भारत में एक क्लास थी जिन्हें स्मगल की हुई जापान की, जर्मनी की, कोरिया की, इधर इन कंट्रियों की घड़ियाँ, रेडियो, फिर उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड छोटे छोटे आइटम्स होते थे, इन सब की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती थी, जो भारत में नहीं मिलती थी। तो इसी वजह से ये पूरा का पूरा माफिया एग्जिस्ट हुआ। तो फाइनली क्या हुआ कि जब ये दुबई पहुंचे, तो दुबई में उस वक्त 3 बड़े गैंग हुआ करते थे, जिसे आईएसआई ने बना के रखे थे, जिसमें कि सैयद आरिफ, तौसीफ जारियावाला, और उसके अलावा सलमान। सलमान ये जो है वही है जिनका ARI न्यूज़ ग्रुप है पाकिस्तान में। और ये गोल्ड स्मगलिंग किंग माने जाते रहे भारत में। इन्होंने इतना स्मगलिंग से पैसा बनाया कि एक न्यूज़ चैनल खड़ी कर दी, जो आज के ज़माने में ARI। और ARI की शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके जो सीरियल्स वाले जो चैनल्स होते हैं ना, ऐसे भी कुछ चैनल्स हैं। तो बहरहाल हम टॉपिक पे वापस लौटते हैं। 92 के एंड में बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट होता है। उसके बाद से दाऊद इब्राहिम हाईली रेडिकलाइज हो जाता है, और उस वक्त आईएसआई उसे पूरी तरह से रेडिकलाइज करके डिफेक्ट करा के लेके चली जाती है। ना सिर्फ डिफेक्ट कराती है, उससे मुंबई में अटैक भी करा देती है, उसी नेटवर्क को यूज करके दाऊद को। फाइनली जब ये अटैक होता है, तो दाऊद इब्राहिम की कुछ फैमिली के जो लोग होते हैं, वो न्यू दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से दुबई निकल जाते हैं। मुंबई से वो दिल्ली आते हैं, फिर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से दुबई चले जाते हैं।
उस वक्त तक किसी को नहीं पता था कि इसमें इनकी क्या भूमिका है। इसलिए ये परमिट उन्हें मिल गई इजिली, क्योंकि उस वक्त तक वो सबको पता था कि हमारे लिए काम करे। फाइनली जब वो चीजें जब अनर्थ होती है, पता चलता है कि ये तो इन्वॉल्व थे प्रोएक्टिवली, इन्हें सब पता था ये कॉन्स्पिरेसी का। तो तब तक तो ये दुबई से कराची पहुंच चुके होते। ये भी एक लंबी कहानी है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे कैसे क्या हुआ उस टाइम फ्रेम में। फाइनली उसी टाइम फ्रेम में छोटा राजन को भी रखा गया एज ए सरकारी गुंडा, जो कि बहुत ज़्यादा इफिशियंट साबित नहीं हो पाया। तो फाइनली जब ये दुबई पहुंचते तो कोशिशें होती हैं कि कैसे इसको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि उस वक्त दाऊद की एंटी इंडिया एक्टिविटी शुरू हो चुकी थी। दाऊद अपने हवाला नेटवर्क को यूज करके भारत में टेरर रिलेटिव एक्टिविटी में फंड कर रहा था, तो इसलिए उसको एलिमिनेट करना जरूरी था। तो मुंबई से कुछ शूटर्स भेजे जाते हैं, और ये जो इलाका है अगर मैं आपको दिखाऊं जिसमें दाऊद इब्राहिम का जो व्हाइट हाउस है, वहाँ पे शूटर्स पहुंचते हैं, उनको मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाते। ये अब्दुल्ला सागाजी का मज़ार है यहाँ पे। और अगर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी दाऊद की है। इसकी पार्किंग भी पूरी दाऊद की है। वो सिक्योरिटी के लिए उन्होंने पूरा का पूरा मज़ार मस्जिद, इस साइड मज़ार, यहाँ पे मस्जिद बना दी है, इधर मॉल, ये मॉल भी इन्हीं का है। पैसे लगे उसमें, पूरा इनका नहीं है। फिर ये लेंसर सिक्योरिटी सर्विसेज, ये भी दाऊद की ही कंपनी है। फिर अगर नीचे आए तो ये व्हाइट हाउस होता है। व्हाइट हाउस में अगर क्लोजली आप मॉनिटर करें तो टेनिस कोर्ट, उसके अलावा इसमें ये आप समझो कि पूरा का पूरा राजाओं का महल है जो इन्होंने बना के रखा है। इधर आए तो ये जरदारी का घर है, ठीक है। तो ये भी पूरा व्हाइट हाउस का ही कंपाउंड का हिस्सा। ये राजाओं की जिंदगी जी रहे थे। इसके अलावा अगर आप दूसरा इसका अगर घर देखें तो वो दो दरिया के पास एक आइलैंड है, वहां पे आता है। फिर तीसरा घर इसका आता है आपका मलिर कैंट में। मलिर कैंट जो कि एयरफोर्स एरिया है, वहां पे। ये जो दूसरा घर है अगर मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट, ये जो आइलैंड है कराची के पास, ये पंडल आइलैंड, इसमें ऊपर साइड में चार पांच घर है। हेलीपैड्स हैं, तीन हेलीपैड्स हैं, और चार पांच घर हैं, ज़्यादा नहीं है। और बाकी पूरा का पूरा आइलैंड खाली है। और ये जो आइलैंड है ये आप समझो मुंबई के एयरपोर्ट के बराबर का, लगभग 2800 स्क्वायर किलोमीटर का है। 2800 एकड़ का है ये पूरा का पूरा आइलैंड, बंडल आइलैंड। अभी रिसेंटली चाइनीज एक्टिविटी भी यहाँ पे डिटेक्ट हुई, हो सकता है यहाँ पे कुछ सबमरीन और टाइप का इस तरह का कुछ बना रहे हो। तो बहरहाल हम अगर अपने टॉपिक पे लौटे, तो जो व्हाइट हाउस है उसके आसपास इनको मारने की कोशिश हुई, बाहर रास्ते में भी एक बार स्नाइपिंग की भी, लेकिन वो हर बार बच गए। फिर फाइनली 2005 में भी एक दफ़ा कोशिश हुई थी, जिसमें कि वो पूरा किस्सा आपको पता होगा कि जब मुंबई से कुछ शूटर जा रहे थे मारने, तो दिल्ली के एक होटल में मुंबई के कुछ पुलिस वाले जाके पकड़ लिया, तो पूरा इंसिडेंट होने नहीं दिया गया था। उसमें भारत के आईबी के एक रिटायर्ड ऑफिसर्स भी थे उस मीटिंग में, जिन्होंने काफ़ी कोशिश की समझाने की, लेकिन उनको सुना नहीं गया। तो ऐसे करके ये जो ऑपरेशन है हमेशा के लिए खत्म हो गया एक दफा। हाँ, खैर इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, आगे हम बढ़ते हैं हाफिज सईद की तरफ। तो हाफिज सईद 2006 में ईद मिलादुन नबी करके होता है मुसलमानों में, जिसमें प्रॉफेट मोहम्मद का जन्मदिन मनाया जाता है, बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। 2006 में ईद मिलादुन नबी हाफिज सईद करा रहे थे, और उनकी एलईडी करा रही थी जमातुद दावा के नाम पे। कराची में इनका पूरा प्रोग्राम हो रहा था, और उस प्रोग्राम में एक बहुत भयंकर एक्सप्लोजन होता है, जिसमें ये बहुत सीरियसली इंजर्ड होते हैं। फिर फाइनली वो मरते मरते बचते हैं। ये 2000 ये जो दाऊद की जो एक्टिविटी हुई थी 1995 से शुरू हो गई थी। दाऊद के ऊपर अटेम्प्ट, पाँच छः अटेम्प्ट हुए मेरी जानकारी में 2005
5 तक चले थे और सारे अटेम्प्ट फेल रहे। उसके अलावा 2006 में ये हाफिज सईद वाला प्रकरण हुआ जिसमें वो मरते मरते बचा। उस वक्त तक हाफिज सईद इतना बड़ा फिगर नहीं था, उसकी फोटोज भी भारत में अवेलेबल नहीं थी पब्लिकली, और वो जब इंटरव्यूज भी देता था तो वो अपने फेस को नहीं रिवील करता था इंटरव्यूज में। मुझे याद है कि 2001 में उसने एक इंटरव्यू दिया था आज तक को, पीओके में, और जिसमें उसने अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी। फाइनली कराची में एक और इंसिडेंट हुआ जो कि इंटरेस्टिंग है जानना। जाहिद मर्चेंट उर्फ जफरुल्लाह जमाई करके एक आदमी था जो कि कांदार हाईजैकिंग में इन्वॉल्व था, और ये करीब 20-22 साल से इसको बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है। एक दफ़ा एक लाहौर के बड़े बिजनेसमैन ने मसूद अजहर अलवी को बोला था 1999 में कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा, मुझे बस जियारत करा दे कि वो बंदे कौन थे, एक बंदे का भी जियारत, मतलब कि मुझे एक बार शक्ल दिखा दे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने कांदार हाईजैकिंग की थी। लेकिन मसूद अजहर ने नहीं दिखाए थे, ऐसा कहते हैं। तो इतनी सिक्योरिटी मेंटेन करने के बाद भी ये बंदा कराची में ही रह रहा था, फर्नीचर की दुकान चला रहा था। और फाइनली 2021 में, सॉरी 2022 में फरवरी के महीने में कुछ लोग उसकी दुकान पे जाते हैं सुबह सुबह, अब जब वो दुकान के पास रहता है, और सलाम करते हैं, सलाम जहीर भाई। उस वक्त वो जफरुल्लाह जमाई के नाम से रह रहे थे। जहीर भाई पहली बार 20 सालों में, 20-22 सालों में अपना नाम सुने थे। इससे पहले उनको कभी किसी ने जहीर भाई के नाम से संबोधित नहीं किया था। इससे पहले कि वो चौंकते, जो 2 बाइकर्स थे उन्होंने माथे पे गोली मारी, वो निकल गए, और वहां से ये जो थर्ड फेज वाला जो अननोन गनमैन का जो प्रकरण है जो अभी चल रहा, वो शुरू होता है। तो फर्स्ट फेज तो मैंने शॉर्ट में खत्म कर दिया, और इसमें थर्ड फेज का एक छोटा सा इंसिडेंट मैंने कवर किया। आने वाले वीडियो में मैं सेकंड फेज करूंगा, वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, और थर्ड फेज के बारे में तो क्या ही कहें। तो विथ ऑल दैट वी कम टू एंड ऑफ द वीडियो। और दोबारा आई रिमाइंड कि अगर आप चाहें तो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप हमें चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। आपको मेल आईडी यहाँ पे मिल जाएगा, सॉरी ये मेल आईडी मेरा, मेरे चैनल पे भी अगर आप जाएं उस लिंक पे क्लिक करें जो पेमेंट वाला लिंक है, उसमें भी मैंने अपने मेल आईडी डाल के रखे। आप मेल जरूर करें अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर करना हो या कुछ पूछना हो तो। आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड ऑन मेल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।